अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जुनून बैच। आज चैप्टर के एंड तक हम लोग पहुंच गए और पढ़ेंगे इंजाइम। इंजाइम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया था। आज लेक्चर नंबर 6 में वो भी फिनिश हो जाएगा। टॉपिक का सीक्वेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। टॉपिक के सीक्वेंस में पहले क्या इंजाइम पढ़ेंगे, इंजाइम के बेसिक्स डेफिनेशंस और उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शंस कैसे चेंज होता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, एक ओवरव्यू देंगे हम लोग। रेट एंड देयर कन्वर्जन, नेचर ऑफ द एंजाइम एंड देयर एक्शंस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड मैकेनिज्म थ्योरी या फिर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वह इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या फिर इंड्यूस्ड मैकेनिज्म ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशंस वगैरह के वजह से जो एंजाइम्स के नेचर्स या फिर उसके रेट जो बदल जाते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम एंड देयर पार्ट्स। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्योरली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ही बने होते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के अलावा दूसरे और पार्ट से भी बने रहते हैं। तो एक को कह देते हैं एपो एंजाइम और दूसरों को कह देते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम होता है जो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, लेकिन वो अगर खुद अकेला है तो किसी काम का नहीं है जब तक कि कोफैक्टर उसके साथ ना जुड़े, तो उसको कह देते हैं हॉलो एंजाइम या फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और ये सीक्वेंसेस फिनिश होंगे, अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि चैप्टर आज फिनिश हो जाए। एंजाइम का डेफिनेशन में आप लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रोटीनिशियस सब्सटेंस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स तो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और जो एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं उन एंजाइम्स को कहते हैं हम लोग राइबोजाइम। टोटली एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए देखिए जो 11th में है वो 12th में जाएंगे, तो फिर अगस्त में जो बैचेस शुरू होंगे उसमें तो उनको डिटेल पढ़ना है, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उनको सिर्फ एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेना है। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या बोलेंगे कि जो लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। चूंकि लिविंग सिस्टम में काम करते हैं इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम में हम लोग पढ़ेंगे। चेंजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दूसरा स्पेसिफिसिटी है, तीसरा रिवर्सिबिलिटी है, चौथा टेम्परेचर सेंसिटिविटी, पांचवा पीएच सेंसिटिविटी, छठा लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी, रीयूजेबल नेचर, कॉलॉइड नेचर, मॉलिक्यूलर वेट एंड कंसंट्रेशन टर्म। सॉरी, कंसंट्रेशन टर्म ये केमिस्ट्री की वजह से आ गया, अभी हाल फिलहाल उसका ये बनाया ना थंबनेल, तक कंसंट्रेशन टर्म लिखा वही ज़हन में आ गया। कंसंट्रेशन की वजह से भी एंजाइम का क्या होता है, एंजाइम के नेचर के ऊपर चेंजेस आते हैं। कैसे चेंज होते हैं कंसंट्रेशन की वजह से, ये हम लोग देखेंगे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एंजाइम्स या तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, रेट को, लेकिन एंजाइम इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। वो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन एंजाइम जैसा शुरू में रहेगा आखिर तक वैसे ही रहेगा। कैटलिस्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, डिक्रीज किया तो नेगेटिव कैटलिस्ट। उसी तरीके से यहाँ पर है कि जिस तरीके से कैटलिस्ट अनचेंज रहते हैं अपने फंक्शंस को करने के बाद, उसी तरीके से एंजाइम भी अनचेंज रहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक एंजाइम्स मतलब एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। लाइपेजेस क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्या प्रोटीएजेस लिपिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर फंक्शन करेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक एंजाइम से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डाइजेस्ट होंगे, यानी कि एंजाइम्स का जो नेचर है अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक है। इसलिए बोलते हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड देयर एक्शन। नेचर में भी ये स्पेसिफिक होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इनका फंक्शन, इनका एक्टिविटी स्पेसिफिक है तो इनका एक्टिव साइट भी स्पेसिफिक होगा, और अगर इनका एक्टिव साइट स्पेसिफिक है तो हम क्या बोलेंगे,
दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। रिवर्सिबिलिटी देखिए, रिवर्सिबिलिटी क्या है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा होने वाले रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एक एग्जांपल वो भी दे रहे हैं, और जो एक एनसीईआरटी से बाहर भी दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना वही जो एनसीईआरटी में है। क्या है? वाटर और कार्बोनिक एसिड जो बनता है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ये होता है कि इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, बैकवर्ड कम होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है ना। और रिवर्सिबल होता है, क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड। किस एंजाइम की वजह से? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दैट इज, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कॉज करता है। ठीक उसी तरीके से लिपिड से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो बनते हैं लाइपेजेस के द्वारा, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लाइपेजेस, लिपिड पे जब लाइपेजेस एक्ट करेंगे, और आप लोगों को तो पता है कि लिपिड पहले जब बड़े ड्रॉप होते हैं तो बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप पहले बनते हैं, यानी कि पहले इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफिकेशन के बाद जो है लिपिड इन पे एक्ट करेगा। ठीक, अब लिपिड इन पे एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, और रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कार्बोनिक एसिड का होता है। फिर जाकर के फर्दर ये रिएक्शन जाता है, कैसे क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो या फर्दर आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या होता है? ये टेम्परेचर के टुवर्ड सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर, मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं। एंजाइम्स का एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर एक्शन, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही देखने को मिलता है, और जिस टेम्परेचर पर एंजाइम्स का बेस्ट फंक्शन मिलता है उस बेस्ट टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब होता है कि द बेस्ट सिचुएशन और द बेस्ट मोमेंट वेयर द एंजाइम कैन परफॉर्म देयर बेस्ट एक्शन, वेयर द एंजाइम कैन गिव देयर बेस्ट। इसीलिए ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना बेस्ट एक्शन दे पाए, अपना बेस्ट फंक्शन दे पाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइक करता है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक गया तब तो ठीक ठाक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन के थ्रू एक्वायर कर लेते। अगर 60 के अबव गया तो एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू कर देते। क्या होना शुरू कर देंगे? डीनेचर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर, वह ऑर्गेनिजम्स जो हाइड्रोथर्मल वेंट में रहते हैं, जिसको हॉट वेंट कहा गया है। आप इकोलॉजी में जब जाइएगा तो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि हाइड्रोथर्मल वेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स कैसे जिंदा है? ऑर्गेनिज्म जिंदा है यानी कि वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं तभी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, यानी कि वहाँ पे एंजाइम्स एक्टिव है। एंजाइम्स एक्टिव है यानी कि उस टेम्परेचर का उस ऑर्गेनिज्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि उस और उन ऑर्गेनिजम्स का एंजाइम जो है 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिख रहे हैं कि एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट में 90 डिग्री सेल्सियस ही लिखा हुआ है। तो 90 डिग्री सेल्सियस से भी अबव टेम्परेचर रहता है, फिर भी इन इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते हैं। पीएच सेंसिटिविटी की बात की जाए तो पीएच अलग अलग एंजाइम्स के अलग अलग पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिविटी होते हैं। कुछ एंजाइम्स 1.8 पे अपना ऑप्टिमम फंक्शन शो करते हैं, जैसे पैप्सिन। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो 6.8 या फिर उससे ज़्यादा 7.8 ऐसे पीएच पे अपना फंक्शन शो करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिनोजन। ड्यूडेनम में जो भी फंक्शन एंजाइम्स फंक्शन करेंगे वो सब के सब बेसिक मीडियम में फंक्शन करेंगे, और स्टोमक में जो भी एंजाइम्स फंक्शन करेंगे वो सब के सब किसमें? एसिडिक मीडियम में फंक्शन करेंगे। यानी कि हर एक एंजाइम का अपना अलग अलग नेचर होता है, बिकॉज हम लोग पढ़ चुके दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड देयर एक्शन। अगर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड एक्शन है यानी कि उनका फंक्शन भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। तो इसके साथ साथ उनका जो पीएच का क्राइटेरिया होगा वो भी स्पेसिफिक होगा। तो अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग पीएच क्राइटेरिया होता है। उसके बाद से लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब क्या? हम इसको एरेज कर रहे हैं,
ओह, देखिए आगे हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि सबस्ट्रेट है यानी कि रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट मिला, यहाँ से यहाँ कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इस पिक को कम कर दिए, हमने कहा ये सबस्ट्रेट है, अब ये प्रोडक्ट है, अब ये पिक है, अब ये हमारा जो एनर्जी लग रहा है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। सपोज दिस वाज द फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज द सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी। कौन ज़्यादा है? तो ये वाला ज़्यादा, ये कम है, यानी कि ये जो इतना अमाउंट है एनर्जी का वो कम हो गया, यानी कि इतना एनर्जी कम लगेगा, इतना एनर्जी कम लगेगा, यानी रिएक्शन फास्ट जाएगा। ऐसे समझिए, कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ से चढ़ करके आपको कोई ये गोला जो है, ये बॉल, ये आपको इधर से इधर लेकर के जाना था। हमने कहा कि ठीक है ऐसा करो कि एक डायनामाइट लाओ, एक डायनामाइट ला के यहाँ पर फिक्स करो, ठीक है, और यहाँ पर फिक्स करके एक टनल बना लो, ठीक है। यहाँ से टनल बन जाएगा तो बताइए कोई ऊपर लेके जाएगा? बोलेगा यहाँ से गोला को लेके जाएंगे ऐसे, इसके बाद से फिर यहाँ से लेके चले जाएंगे हम। कोई ऊपर से लेकर के जाएगा? नहीं लेके जाएगा। यानी कि एंजाइम्स का काम ठीक उस डायनामाइट की तरह है जिसने यहाँ पे टनल बना दिया। अब इस टनल के थ्रू जिस तरह से आप इस बॉल को आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को आसानी से और जल्द प्रोडक्ट तक लेकर के जाएगा। हम लोग देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैसे ये काम करता है, ठीक है। रीयूजेबल इन नेचर, यानी कि एंजाइम एक बार यूज़ हुआ, एक बार यूज़ होने के बाद सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाए, फिर से वो एंजाइम यूज़ हो जाएगा, यानी कि दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बट अगर एंजाइम एक बार डीनेचर हो गया तो दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एकदम खाना तवे पे से उतारा, रोटी तवे पे से उतरा, चूल्हे पे से सब्जी उतरा, सालन उतरा, लोग उसको खाना शुरू कर देते। एकदम गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका टेम्परेचर क्या होता है गर्म खाने का? काफ़ी हाई होता है। हम बोलते हैं ज़बान जल गया, ये हो गया। अब सोचिए कि वही गर्म खाना आपके स्टोमक में जाएगा, वही गर्म खाना आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर सेंसिटिव जो भी एंजाइम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। और टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम्स अगर डीनेचर हो गए तो एंजाइम्स का अमाउंट आपके बॉडी में कम हो जाएंगे। एक बार एंजाइम डीनेचर हो गया तो हो गया, अब दोबारा उसको आप नहीं बनाएंगे। और दूसरा अगर बना तो बना, वो एंजाइम अब दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। आरी बात समझ में? जैसे ये मार्कर है ना, एक बार इसको तोड़ ताड़ दिए तो दोबारा इस मार्कर को यूज़ नहीं कर सकते, नया मार्कर लाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से एंजाइम का हाल है। ठीक, तो एंजाइम्स रीयूजेबल हैं, लेकिन इसके लिए आपको पीएच भी देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव एंड पीएच सेंसिटिव। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, हम लोग देखेंगे पीएच को कैसे कोल्ड ड्रिंक अफेक्ट करता है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? जनरली कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनिक एसिड ही तो है, कार्बोनिक एसिड ही तो है क्या कोल्ड ड्रिंक। यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो क्या कर रहा है? अपने बॉडी का पीएच का जो एक बैलेंस्ड सिस्टम है उसको बिगाड़ रहा है। अगर बॉडी का बैलेंस्ड पीएच सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। अगर एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। वो एक सही मात्रा तक कोई भी चीज़ लिमिट में काम करता है। एक्सेस लेंगे तो नुकसान करेगा। दवा भी लिमिट में लीजिएगा तो दवा है, एक्सेस ले लीजिए, ओवरडोज ले लीजिए, वो पॉइजन हो जाएगा। ठीक है। एंजाइम्स आर कोलाइड इन नेचर, मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। क्यों? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोटीन है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? हाई होगा। प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। तो एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होंगे। कंसंट्रेशन पे कैसे अफेक्ट करेगा हम लोग देखेंगे। और वहीं पे तो हम लोग पढ़ते हैं Km, जो कंसंट्रेशन आप लोग देखते हैं वी मैक्स, Km वैल्यू क्या है, वो ग्राफ आपको नहीं समझ में आता है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता होगा। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग वहीं पे देखेंगे, एंजाइम्स का प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है। सिंपल से एक पहले मिसाल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम आप लिए, सबस्ट्रेट बहुत सारा है, तो सबस्ट्रेट कितनी कैटालाइज होंगे? जितने आपके पास एंजाइम्स के कंसंट्रेशन होंगे। एंजाइम्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कैटालिसिस ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, कैटालिसिस कम होगा। यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर भी एंजाइम का प्रॉपर्टी
चेंज हो सकता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद से फर्दर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब केमिकल रिएक्शंस। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। एंजाइम्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और रेट उनके कन्वर्जन क्या होते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शंस के माने क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए और बी से बन रहा है सी और डी। क्लियर। ए और बी में ये जो बॉन्ड है इसको हमने कह दिया कि ये पुराना बॉन्ड है, ठीक है, दैट इज ओल्ड बॉन्ड। और सी और डी में जो बॉन्ड बना आफ्टर अ रिएक्शन, इसको हमने कह दिया न्यू बॉन्ड। क्लियर। पुराने बॉन्ड से नए बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। पुराने बॉन्ड से नए बॉन्ड का बनना क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया है आपका, बोला है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज बेस। इसके रिएक्शन किसके साथ करवाया, H2SO4 के साथ। क्लियर। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या ऑब्टेन होगा, बैरियम सल्फेट। एंड क्या मिलेगा आपको, वाटर। कितना, 2 मोल। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। क्लियर। यानी कि इस रिएक्शन में क्या बता रहा है, यहां पर इस बैरियम का बॉन्ड इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है, जबकि यहां पे इस बैरियम का बॉन्ड इस सल्फेट आयन के साथ है। यहां पे ये हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन के साथ जुड़े हैं, जबकि यहां पे क्या बना दिए, पानी बना दिए। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग एलिमेंट के साथ एक नया बॉन्ड बना रहे हैं जुड़ करके। ये मतलब होता है केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट कैसा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। सपोज ये रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, देखिए कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि ये ए है, ये कोई रिएक्टेंट है, इससे बन रहा प्रोडक्ट P1, और ये C है, इससे बन रहा प्रोडक्ट P2। ये जो प्रोडक्ट P1 बन रहा है ये एंजाइम E1 के प्रेजेंस में बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट P2 बन रहा है ये एंजाइम E2 के प्रेजेंस में बन रहा है। ठीक है। इस रिएक्शन के रेट को हमने कह दिया R1 और इस रिएक्शन के रेट को कह दिया हमने R2। अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसका ज़्यादा है, R1 का कि R2 का, तो देखिए गिवन ऑप्शंस के थ्रू इसके आंसर 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, एक तो दोनों का रेट दे दे तो हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका रेट ज़्यादा है, कौन सा रिएक्शन फास्ट है। और जो रिएक्शन फास्ट होगा उस रिएक्शन में प्रेजेंट एंजाइम का कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने कह दिया यहाँ पे ये जो एंजाइम E1 है, यहाँ पे एंजाइम E2 है, बोलेंगे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा है, E1 का कि E2 का। तो आप ये बोलिएगा कि हमें ये बता दीजिए कि पर यूनिट टाइम, एक फिक्स टाइम में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, एक फिक्स टाइम में किसका कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, P1 का कि P2 का। हमने कहा आफ्टर 5 मिनट, concentration of P1 is equal to 3 and concentration of P2 is equal to 8। आपने कहा कि 5 मिनट यानी कि टाइम दोनों के लिए सेम है। कंसंट्रेशन P1 का है 3 और कंसंट्रेशन P2 का है 8। हमने बस एक नंबर एज्यूम कर लिया है। कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, P2 का, यानी कि एक फिक्स टाइम में P2 ज़्यादा बना, यानी कि ये जो E2 का कैटालाइटिक प्रॉपर्टी वो ज़्यादा है। अगर E2 का कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है यानी कि उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है, दैट इज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1। और यहाँ पे रिएक्शंस किसका फास्ट होगा, E1 का। इसीलिए क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन आपको कैसे पता करना होगा, कंसंट्रेशन अपॉन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आपको क्या बताता है,
रेट। रेट क्या बताएगा? कंसंट्रेशन आपको यूनिट टाइम में या फिर एक फिक्स टाइम में कितना मिल रहा है। क्लियर? अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शंस हमेशा अलग होंगे या फिर एक ही होंगे? इंजाइम के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, इंजाइम के एब्सेंस में कैसा होगा? सबसे पहली बात, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर की वजह से भी रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होता है। मान लीजिए कि अगर आप +10 या फिर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर रहे हैं, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, +10 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और अगर आप -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर रहे हैं उसके ऑप्टिमम से, जहाँ पे वो बेस्ट फंक्शन करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं Q10 लॉ। इसको क्या बोलते हैं? Q10 लॉ। Q10 लॉ क्या बताता है कि टेम्परेचर के चेंज करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे चेंज होता है। ये Q10 लॉ हमारे एनसीईआरटी में है, लेकिन Q10 लॉ वहाँ पे नाम नहीं लिखा है। ठीक, इसके बाद से क्या है बोला है कि एक एंजाइम है जिसका, उस एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बोला है कि अगर वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आप यूज कर रहे हैं तो आपका मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में 6 लाख मिलता है। कितना? 6 लाख। लेकिन अगर वो एंजाइम के एब्सेंट में सेम रिएक्शन अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं, सेम रिएक्शन अगर एंजाइम के एब्सेंस में हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। 1 घंटे में कितना? 200। वहां पे 1 सेकंड में कितना? 6 लाख। देखिएगा, CO2 + H2O ये मिलके क्या बनाएंगे? अच्छा, ये रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। मतलब कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में जा सकता है? बोले कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस में होगा। एक तो मान लेते हैं कि एंजाइम प्रेजेंट है और एक मान लेते हैं कि एंजाइम एब्सेंट है। ठीक है, एंजाइम अगर एब्सेंट है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल टू लो। और जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल टू हाई। टू लो मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड पर आवर इज इक्वल टू 200 होंगे। जबकि एंजाइम जब प्रेजेंट होगा तो 6 लाख गुना आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होंगे वो बढ़ जाते हैं। यानी कि एंजाइम के प्रेजेंस में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? बहुत हाई हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो जाता है। ठीक, इसके अलावा एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो भी होते हैं, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़, वो सिंगल स्टेप भी हो सकते हैं और मल्टीपल स्टेप भी हो सकते हैं। सिंगल स्टेप बहुत सारे रिएक्शन आपने पढ़ा है, जैसे लिपिड से आप लाइपेज बना दिए, सॉरी लाइपेज अगर एक्ट करेगा लिपिड पे तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। मल्टीपल स्टेप, सिंपल से एग्जांपल आपके सामने, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से क्या बनाना है आपको? पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। बताइए ये कितनी स्टेप में बनता है? ये 10 स्टेप रिएक्शन है ना, आप लोग को पता है कितने? 10 स्टेप्स रिएक्शन है। यानी कि हर एक स्टेप में एक एक एंजाइम यूज होगा, यानी कि 10 एंजाइम। यानी कि सिंगल स्टेप भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेप भी हो सकते हैं, एक लीनियर वे में भी काम कर सकते हैं, साइक्लिक वे में भी काम कर सकते हैं, कास्केड वे में भी काम कर सकते हैं। कास्केड वे किसे कहते हैं? जैसे ब्लड कोगुलेशन जिस वे में होता है। मैंने कहा कि यहाँ से ये सबस्ट्रेट है तो प्रोडक्ट बना P1, फिर यहाँ से प्रोडक्ट बना P2, फिर यहाँ से प्रोडक्ट, तो बोल रहे कि जो बीच में बन रहा है ना उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते रहे। T1 इसको बोलते रहे, T2 इसको बोलते रहे, T3 इसको बोलते रहे, T4 इसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट, ये P बन गया। यानी कि जो बीच में जो भी बने, अगर इस तरीके से ये बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कास्केड मैनर। यानी कि एक
रैंडम वे में रिएक्शन जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कास्केड रिएक्शन। मतलब कि इस तरीके से एंजाइम रिएक्शन कर सकते हैं। अब रेट ऑफ द रिएक्शन एंड देयर कन्वर्जन का क्या माना है समझिएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन एंड देयर कन्वर्जन, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में जब एक्ट करते हैं और एंजाइम के एब्सेंस में जब करते हैं तो दोनों वक्त तो रिएक्शन होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उनमें फ़र्क आता है। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनेगा चाहे एंजाइम प्रेजेंट हो या एंजाइम एब्सेंट हो। एंजाइम प्रेजेंट है तो ट्रांजिशन स्टेट अलग होगा और एंजाइम एब्सेंट है तो ट्रांजिशन स्टेट अलग होगा। देखिएगा क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कन्वर्जन। इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ है, हमने क्या कहा, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। मैंने कहा सबस्ट्रेट है, इसमें एंजाइम एक्ट करेगा तो भी ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ सबस्ट्रेट है तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मैंने कहा कि यहां पे एंजाइम प्रेजेंट है, यहां पे एंजाइम क्या है, एब्सेंट है। ठीक, जब यहां पे एंजाइम प्रेजेंट है तो यहां पे क्या बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंड जस्ट प्रियर टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जस्ट प्रियर टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर यहां से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। यानी कि ये क्या होंगे, यही ना होगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। आपका ट्रांजिशन स्टेट यही होगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में पहले बनेगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट अलग हो जाता है, फिर यहाँ पे एंजाइम अलग होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। अपने फंक्शन के बाद ये एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं, अपने फंक्शन के बाद ये एंजाइम दोबारा यूज होते हैं, बशर्ते एक ही कंडीशन है कि एंजाइम क्या नहीं होना चाहिए, डीनेचर नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि ट्रांजिशन स्टेट ये भी बना, ट्रांजिशन स्टेट ये भी बना। हर एक ट्रांजिशन स्टेट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। देखिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ समझिएगा। ग्राफ में एक चीज़ आपको याद रखना कि एक्स एक्सिस पर क्या हम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, क्या ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। समझिएगा, ये सबस्ट्रेट है, ठीक, ये सबस्ट्रेट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। और ये जो होता है ये लेवल, ये क्या बताता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने कहा एक और क्या है, ये सबस्ट्रेट से क्या बना, ये एक लेवल बना। ये क्या, ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, इस ट्रांजिशन स्टेट को बोल देते T1, इस ट्रांजिशन स्टेट को बोल देते T2। यहाँ पे भी नाम दे देते, इसको कह देते हैं T1, इसको कह देते हैं T2। वाई एक्सिस पे क्या बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बताइए पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा है, T1 की कि T2 की। तो ऑब्वियस है आपको दिख रहा है कि T1 का पिक ज़्यादा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये किस चीज़ का एनर्जी है,
इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट या फिर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ से यहाँ तक 21 इसकी एनर्जी है, ये कहते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनर्जी है ना, ये वाई एक्सिस एनर्जी बता रहा है ना, यानी कि ये पूरा क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, और ये पूरा क्या है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। और ये क्या है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, ये भी आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। समझिएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और ये कब है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट तक किसी भी सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को या मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड है कि यहाँ से यहाँ तक पहले जाएगा, जब तक ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं जाएगा कोई भी सबस्ट्रेट, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्लिगेटरी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्लिगेटरी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्लिगेटरी। दूसरी बात क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट एक पोटेंशियल एनर्जी का लेवल बता रहा है ना कि कहाँ पे कैसा पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहाँ पे हम बता सकते हैं। दूसरी बात कि ये कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ये हमेशा कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भी गौर कीजिएगा, है ना, अगर एरर लगे तो आप लोग हमें बताइएगा। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, समझिएगा, ये सबस्ट्रेट है दैट इज रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है कि एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा है, तो हमने कहा कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट बोले दैट इज विच इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अब बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एनर्जी से ज़्यादा है, यानी कि डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखिएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी कि क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक आप लोग के जहन में हर एक बात होनी चाहिए, ये ग्राफ आपके जहन में होना चाहिए। ये ग्राफ के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का, ऑब्लिगेटरी का माना क्या है कि ऑब्लिगेटरी का माना यह है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बनेगा ही बनेगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ये T2, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, इसको ब्लैक से करते हैं नहीं तो करवा चौथ हो जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, तो ये होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, नो, दिस इज ओनली द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर, तब बोलेंगे कि किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हाई होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट का। तो बोलेंगे सबस्ट्रेट जब सिर्फ होगा विदाउट एंजाइम तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम होगा। आई रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक आप अपनी बातों को समझिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, दैट इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस्ड मैकेनिज्म या फिर इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे।
एंड दिस वन इज एज पर एनसीईआरटी। एंड ये हम लोग एक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं क्योंकि बचपन से सुनते आते हैं ताला चाबी ताला चाबी, तो ताला चाबी पढ़ना ज़रूरी है, वरना सुनी हुई चीज़ों को जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मास्टर ने कुछ गलत पढ़ा दिया है ना। तो जो चीज़ें हमने सुन रखा है उसको भी पढ़ेंगे, जो चीज़ें एनसीईआरटी ने दिया है उसे भी पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट एवरीथिंग शुड बी एज पर एनसीईआरटी, नोट कीजिए। अब शुरू करते हैं नेचर ऑफ इंजाइमेटिक एक्शन। नेचर ऑफ इंजाइमेटिक एक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या चीज़ है समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हाइपोथेसिस क्यों कहा गया? पहली बात तो ये इसलिए बताया गया कि हम लोगों ने पढ़ा ना कि इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। एज इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ताला के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होता है, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर इंजाइम होता है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। बट क्या सारे एंजाइम्स ऐसे स्पेसिफिक नेचर शो करते हैं? इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने ये भी देखा है ना कि कोई कोई ताला होता है कि अपने ही चाबी से खुलता है, लेकिन कोई दूसरे चाबी भी उस ताले में लग जाते, ताला नहीं खुलता अलग बात है, ताला ना खुले वो अलग चीज़ है, लेकिन उस ताले में वो चाबी फिट हो जाता है ना। तो मतलब हमने क्या कहा कि एक्टिव साइट पर्टिकुलर हुआ, एंजाइम पर्टिकुलर हुआ, जैसे ताला चाबी पर्टिकुलर हुआ, लेकिन ताला और चाबी स्पेसिफिक होने के बावजूद भी दूसरे चाबी उसमें लग जाते हैं लेकिन ताला नहीं खुलता, लेकिन वो स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया ना। क्या उस वक्त तक आप दूसरी चाबी लगा सकते हैं जब तक वो चाबी आप ना निकालें? नहीं ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी लॉक एंड की का जो रूल है वो आगे जाकर के फेल हो गया। क्यों फेल हुआ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या चीज़ है, मान के चलते हैं कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये एक सबस्ट्रेट है। ये एक सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट क्या है, आपस में एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है। मैंने कहा ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को आपस में खुद के साथ जोड़ेगा। जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को खुद के साथ जोड़ेगा तो क्या बनाएगा? क्यों ना इसी में बना दिया जाए। ये क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद फर्दर क्या बनेगा? अब ये एंजाइम इस प्रोडक्ट को कैटेलाइज करेगा, इस सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करेगा। जब इस सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करेगा तो उसी में क्या बन जाएगा? उसी में आपको बना हुआ दिखेगा ये आपके सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या है आपका? ये एंजाइम है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और इस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा अलग? आपको अलग एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको प्रोडक्ट मिला और एक क्या मिला? एंजाइम मिलेगा आपको। एंजाइम कैसा दिखेगा आपको? एज इट इज ये एंजाइम आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज दिस वन।
ठीक, ये क्या है एंजाइम, ये भी वही एंजाइम है, यानी कि एंजाइम रीयूज हो गया और वो सबस्ट्रेट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये चीज़ तो हुआ, लेकिन हम ये कह दिए कि ये सबस्ट्रेट ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, और इसी की तरह दिखता हुआ मिलता जुलता कोई दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पर आ गया, स्ट्रक्चर ये वाला अच्छे से बना जाए, हालांकि आप लोगों को तो समझ में आ गया है। ये एक सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इसके साथ मिल रहा है। मैंने ये कहा कि अगर अगर इस एंजाइम के प्लेस को ये अगर ऑक्युपाई कर लेता तो अगर यहाँ पे ये दूसरा सबस्ट्रेट आकर के इस प्लेस को अगर ऑक्युपाई कर लेता तो क्या ये सबस्ट्रेट कैटलाइज हो पाता। मैं कह रहा हूँ कि ये आकर के यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन ये एंजाइम जो आकर के इस सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा है, क्या ये कैटलाइज इसको करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम को इंड्यूस नहीं कर पाएगा, वो कोई केमिकल कम्युनिकेशन वहाँ क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या किया इसने, इस एंजाइम की इस स्पेस को ऑक्युपाई करके इसके कैटालिसिस को, इसके टूटने को, इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने को रोक दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस इज नॉट अ पफ, लॉक एंड की रूल इज नॉट अ रूल और नॉट अ लॉ, दिस इज ओनली अ हाइपोथेसिस विच इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एंजाइम्स। बट अगर सारे एंजाइम्स की बात की जाए तो ये फिट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी दूसरे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस एंजाइम के एक्टिव साइट से मिलता जुलता होगा। आ रही बात समझ में? अब लॉक मतलब इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब लॉक एंड की हाइपोथेसिस के बाद हम लोग शुरू करेंगे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या फिर इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। मैंने बस 2 ही सेंटेंसेस लिखे हैं एनसीईआरटी के, फर्दर हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि एनसीईआरटी के लाइनिंग्स क्या कह रही है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी समझिए क्या चीज़ है। ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अच्छा, आप लोग को पता है ना जो मैक्सिमम प्रोटीन है, तो प्रोटीन 4 तरह का हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं वो मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम टर्शियरी प्रोटीन होते हैं, और टर्शियरी प्रोटीन के जो क्रेविसेस होते हैं, जो उसका पॉकेट होता है, उसका वो पॉकेट या फिर उसका वो क्रेविसेस किस तरह काम करता है, दैट क्रेविसेस और पॉकेट एक्ट एज एन एक्टिव साइट फॉर दैट एंजाइम। ओके, तो बोलेंगे इस एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट क्या 100% सिमिलर हैं? तो हम बोलेंगे कि ना, ये 100% सिमिलर नहीं है। फिर भी ये सबस्ट्रेट आएगा और आकर के इस एंजाइम में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिटिंग इनटू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें फिट होगा, लेकिन क्या टाइटली फिट हुआ? बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू चेंज इट्स फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब ये क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है कि भैया अपना शक्ल बदल और हम जैसे हैं अपने आप को मेरे हिसाब से बदल, ताकि हम टूट जाएं। अरे बात समझ में? अब एंजाइम बोलेगा ठीक है भैया, हम अपने आप को बदल दे रहे हैं। ये एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। अब फिर उसके बाद ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करना शुरू कर देगा। अब ये सबस्ट्रेट कैटालाइज होकर के क्या बना दिया, प्रोडक्ट। तो उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और अब ये प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब ये प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका एंजाइम बच जाएगा। ठीक, तो वो बहुत करीब आने लगते हैं। पहले तो यहाँ पे जब फिट हो जाएगा तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम्स के और करीब आएगा, और करीब आएगा मतलब ये
कि ये इंजाइम इस सबस्ट्रेट से टाइटली बाउंड होते जाएगा, टाइटली बाउंड होते जाएगा। और टाइटली बाउंड होकर के कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जाती है और क्या होगा, कैटालिसिस बढ़ते जाता है। एनसीईआरटी का आप लोग 3rd 4th 5th सेंटेंसेस पढ़िएगा, पॉइंट्स पढ़िएगा। आगे जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा दैट मैकेनिज्म विच इज गिवन इन आर एनसीईआरटी इज नथिंग बट इंड्यूस्ड फिट थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम पढ़ेंगे, उसके बाद से 2 ही टॉपिक्स रह गए, उसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। नोट कीजिए,